आ रही हैं। वेलकम बैक। साउंड आ गया। ऑनलाइन वालों वेलकम बैक, आप लोग भी जल्दी से आ जाओ। जय हिंद बेटा, जय हिंद। चलिए, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए नीतियां, हेडिंग लगाइए। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियां, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियां, ये पूरा हेडिंग होगा हमारा। और हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियों को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि यह किस प्रकार से प्रभावित करता है भारतीय राज्यों को, और साथ में ब्रिटिश शासन के विस्तार में किस प्रकार अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियां। सबसे पहली बात हमें देखना है कि ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की जो नीतियां हैं वो किस किस तरीके से रही हैं। ये अब ध्यान से समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, और देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियों में। तब तक हम कुछ चीजें समझते हैं। जैसे देखिए, ये है 1757 में प्लासी का युद्ध है। 1757 में क्या लड़ा गया? प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय हुई और 1757 से लेकर 1857 तक ये कितना काल रहा? 100 वर्ष का। और इस 100 वर्ष के काल में आपने देखा कि ब्रिटिश ने भारत को किस तरीके से जीता। ब्रिटिशों की भारत पर जो विजय हुई वो कैसे हुई? भारत पर विजय कैसे हुई आपने सब देखा। आपने देखा बंगाल, अवध, जाट, राजपूत, मराठा, मैसूर, पंजाब, ये सब राज्य ब्रिटिशों के द्वारा जीते गए। लेकिन इस 100 साल में ब्रिटिशों ने या भारत में ब्रिटिशों के द्वारा कौन कौन सी नीतियां चलाई गई? भारत में ब्रिटिशों के द्वारा कौन कौन सी नीतियां चलाई गई? उन नीतियों की बात हमें करनी है। क्या करनी है हमें? उन नीतियों की बात हमें करनी है। एक एक करके उन नीतियों को हमें समझना है। अब यहां पर देखो, जैसे कि पहली जो नीति थी, देखिए, पांच मुख्य नीतियां भारत में रही ब्रिटिशों की।
और ये 5 मुख्य नीतियां थी। जैसे कि पहली नीति थी सापेक्ष पृथकतावाद की नीति। क्या थी? सापेक्ष पृथकतावाद की नीति। इसका मतलब होता है कि नीति। अब देखो, इसको इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, जिसका नाम है पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। इसकी इंग्लिश लिखनी आप लोगों के लिए जरूरी है। पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन, यानी सापेक्ष पृथकतावाद की नीति। इसका मतलब है कि इस चरण में ब्रिटिशों ने अपने आप को भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करने से अलग रखा। भारतीय राज्यों के जो भी कार्य थे उनमें ब्रिटिश ये चाहते थे कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में इस काल में ब्रिटिश बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं थे। और इस नीति का सही समय है, देखिए, 1740 से पहले। 1740 से पहले। अब इस नीतियों के देखो, हिंदी में आपको किताबों में अलग अलग नाम मिलेंगे। इसको अलगाववाद की नीति भी बोलेंगे, इसको भारत में भिन्नता की नीति भी बोलेंगे, इसको सापेक्ष पृथकतावाद की नीति भी बोलेंगे, है ना। तो अलग अलग नाम है, इसलिए हमने एक ही नाम, लेकिन हाँ, इंग्लिश में केवल आपको इसका एक नाम मिलेगा, और वो मिलेगा सापेक्ष पृथकतावाद की नीति, और इसकी इंग्लिश में मिलेगी पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। क्लियर हुआ? ये 1740 से पहले पहले ब्रिटिशों ने इस नीति को भारत में संचालित करने का कार्य किया। इस नीति के तहत, ध्यान से सुनिएगा, इस नीति के तहत ब्रिटिशों ने किसी भी भारतीय राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारे जो आर्थिक हित है वो कहीं ना कहीं भारतीय राज्यों पर ही, प्रांतीय राज्यों पर ही निर्भर है, और यदि हम अभी से हस्तक्षेप करेंगे तो हमारे लिए समस्या हो सकती है और हमारे आर्थिक हित समाप्त हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने कौन सी नीति चलाई? पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। दूसरी नीति थी समानता की नीति। भारतीय राज्यों के साथ समानता की नीति, इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी। क्या कहते हैं? पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी। पॉलिसी ऑफ इक्वालिटी का मतलब है, ये नीति रही 1740 से लेकर 65 तक। इसमें ब्रिटिशों ने अपने आप को भारतीय राज्यों के समकक्ष मानना शुरू कर दिया। तभी तो याद करो, 1740 के बाद उन्होंने बंगाल में, अब बहुत सारा याद करोगे पीछे का आप लोग, 1740 के बाद उन्होंने बंगाल में, कलकत्ता में दुर्गीकरण शुरू कर दिया और अपने सिक्के भी डलवाने शुरू कर दिए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सीधा साधा था कि वे ब्रिटिशों के साथ समानता, या भारतीय प्रांतों के साथ समानता की नीति का पालन कर रहे थे, कि भारतीय राज्यों में और हम में क्या फर्क है। इसी के तहत उन्होंने क्या लड़ा? प्लासी का युद्ध। 2 राज्य भारत में आपस में लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा फिर हम क्यों नहीं लड़ सकते? जब 2 राज्य भारतीय प्रांत आपस में लड़ सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं लड़ सकते? हम में और भारतीय प्रांतों में क्या अंतर है? तो इसको कहा गया समानता की नीति। क्या कहा गया? समानता की नीति। तीसरा है घेरे की नीति। इसके बाद इन्होंने जब प्लासी और बक्सर जीत लिया तो 1765 से इन्होंने 95 तक इन्होंने घेरे की नीति चलाई। इसे बोलते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस का मतलब होता है घेरे की नीति। अब देखो यहां पर, घेरे की नीति का मतलब था 3 राज्य है, मान लीजिए 3 राज्यों में से 2 को अपने साथ मिलाया जाए और एक को घेर कर उसको हराया जाए। ऐसा देखने को हमें कहां मिला? दक्षिण
भारत में। कहाँ देखने को मिला? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में किसको हराया गया? मैसूर को हराया गया, मराठा और निजाम को साथ लेकर। कहते हैं घेरे की नीति को वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत बड़े पैमाने पर भारत में विस्तारित किया, और घेरे की नीति के तहत पहले उन्होंने यह आश्वासन दिया भारतीय राज्यों को कि हम आपको सुरक्षा देंगे। घेरे की नीति से क्या देंगे? सुरक्षा। लेकिन बाद में यही भारतीय राज्यों को जीतने वाली नीति बन गई, तो इसे घेरे की नीति कहा गया। चौथी नीति थी हमारी सहायक संधि। सुना है? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू की गई और 1798 में इसे शुरू किया गया और 1848 तक इसे रखा गया। इसकी इंग्लिश है सब्सिडियरी अलायंस। क्या है? सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि इसको बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? सहायक संधि बोलते हैं। और सहायक संधि तो भारत में ब्रिटिशों की तमाम नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण नीति थी सहायक नीति। सबसे महत्वपूर्ण नीति थी सहायक नीति। इसमें भारतीय राज्य जब ब्रिटिशों के साथ यह नीति या सहायक संधि को हस्ताक्षरित करते थे, उसके बाद सारी संप्रभुता भारतीय राज्यों की ब्रिटिशों के हाथों में चली जाती थी। किसके हाथों में चली जाती थी? ब्रिटिशों के। तो सब्सिडियरी अलायंस ने भारत में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए। और राष्ट्र में राज्य हड़प की नीति, राज्य हड़प की नीति, राज्य हड़प की नीति डलहौजी ने चलाई। किसने चलाई? और ये 1848 से 58 तक रही, और 58 तक बेटा इसे महारानी की उद्घोषणा में समाप्त किया गया ऑफिशियली। ठीक है? और इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश भी आपको इसलिए बता दी ताकि आप जो है समझ लो इसको। तो ये कितनी नीतियां थी? 5 नीतियां थी। 5 नीतियां थी ये। पहली सापेक्ष पृथकतावाद की नीति। कौन सी थी? दूसरी समानता की नीति, तीसरी, चौथी और 5वीं राज्य हड़प की नीति। लेकिन इससे पहले हमें एक छोटी सी भूमिका लिखनी पड़ेगी। ठीक है? इसके बाद इन्हें लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? भूमिका। तो लिखिए भूमिका, जैसा कि हम करते हैं। भूमिका लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो ध्यान से सुनिए। सत्रहवीं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत में ब्रिटिश व्यापारिक रूप से भारत में ब्रिटिश व्यापारिक रूप से शक्तिशाली होने लगे। सत्रह सौ सत्तावन तक आते आते प्लासी के युद्ध के पश्चात वे भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में, वे भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लगे।
भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ब्रिटिशों ने भारत में विभिन्न नीतियां लागू की। विभिन्न नीतियां लागू की। विभिन्न नीतियां लागू की। जैसे, अब इन 5 नीतियों के नाम लिख दो। जैसे कि 5 नीतियों के नाम लिख दो। सापेक्ष पृथकतावाद की नीति, इंग्लिश जरूर लिखना। रिलेटिव आइसोलेशन, पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। समानता की नीति, लिख लोगे? लिखो, समानता की नीति। घेरे की नीति, सहायक संधि और राज्य हड़प की नीति। समानता की नीति, घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सहायक संधि और राज्य हड़प की नीति। आपने पहले ही लिख दिया था और फिर एडजस्ट कर दिया। कोने में लगा दिया उसको, है ना? लिखो तो फिर। हाँ बेटा, अच्छा साइड हो जाए, नीचे कूद जाए। अच्छा देखो, शत्रु भी यहीं बैठे हुए हैं, बोले यस सर। जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि सर जी नमस्ते, आंग्ल कर्नाटक युद्ध टॉपिक छूट गया है। अच्छा ध्यान से सुनो, हम आंग्ल कर्नाटक युद्धों के बारे में आपको बता देंगे, ठीक है? आप वरीड ना हो, ठीक है बेटा? बता देंगे। किसका है ये? लास्ट वाले की इंग्लिश है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, DOCTRINE, डॉक्ट्रिन ऑफ LAPSE, लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हो गया? पांचों नीति याद हो गई? बताओ तो पहली नीति कौन सी है? दूसरी कौन है? तीसरी? चौथी? पांचवी? बिल्कुल सही। हेडिंग लगाइए सापेक्ष पृथकतावाद की नीति। सापेक्ष पृथकतावाद की नीति। सापेक्ष पृथकतावाद की नीति। अब इसमें एक एक करके समझेंगे। ये देखिए,
ये है आपकी सापेक्ष पृथक्ता वाद की नीति। अब इसको समझिए, ये है 1740 से पहले, है ना। अब इसके मुख्य प्रावधान यहाँ स्ट्रक्चर पर पहले समझो, तुम्हें क्लियर हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा इसमें लिखवा देंगे। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि इसका काल 1740 से पहले पहला रहा। इस काल में देखो यहाँ पे ध्यान से, इस काल में ब्रिटिश अधिक शक्तिशाली नहीं, अधिक शक्तिशाली नहीं। दूसरा, केवल व्यापारिक शक्ति क्या थी? केवल व्यापारिक शक्ति। तीसरा, अहस्तक्षेप, इसका एक नाम है अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप का मतलब है भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप नहीं। क्यों? तो क्योंकि स्थिति मजबूत नहीं, स्थिति मजबूत नहीं। व्यापारिक हित, ध्यान से सुनो, व्यापारिक हित किस पर निर्भर है? व्यापारिक हित भारतीय राज्यों पर निर्भर है, भारतीय राज्यों पर निर्भर है। तो हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? अरे सारे के सारे व्यापारिक हित किस पर निर्भर है? बोल के बता दो एक बार। भारतीय राज्यों पर। तो भारतीय राज्यों पर निर्भर है, तो हस्तक्षेप की नीति को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? यानी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी क्या करेंगे? पृथक रहेंगे। पृथक रहेंगे किससे? राजनीति से। किससे? राजनीति से। बात समझ में आई हो तो बोलो हां। फिर से बोलो, बात समझ में आई है तो बोलो हां। हाँ, तो देखो इस काल में ब्रिटिश अधिक शक्तिशाली नहीं थे, तुम बनाने में मशगूल हो। यहां देखो पहले, इस काल में ब्रिटिश अधिक शक्तिशाली केवल व्यापारिक शक्ति थे। हस्तक्षेप की नीति अपनाई, क्योंकि यदि राजनीति में इंटरफेरेंस करेंगे तो व्यापार से भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति व्यापारिक हित भारतीय राज्यों पर निर्भर, और पृथक रहेंगे राजनीति से। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हुई हो तो बोलो हां। जिसने इतनी जोर से हां बोली है उसकी थोड़ी कमर को सहला दो। स्ट्रक्चर बना? जल्दी बनाओ, 2 मिनट में, फिर लिखते हैं। ठीक है? नहीं ठीक है? अच्छा, मतलब बना रहे हो? बनाओ बनाओ। और ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो
तो बेटा आपको तो ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है? तो इसलिए पढ़ो बैठ के आराम से, तुम्हारे लिए तो मजे ही मजे हैं। लिखो, सापेक्ष पृथकतावाद की नीति। बन गया? लिखिए, इस काल में ब्रिटिश भारत में अधिक शक्तिशाली नहीं थे। इस काल में ब्रिटिश भारत में अधिक शक्तिशाली नहीं थे। वे केवल एक व्यापारिक शक्ति थे। राजनीतिक शक्ति नहीं। वे केवल एक व्यापारिक शक्ति थे, राजनीतिक शक्ति नहीं। अपने व्यापार को अपने व्यापार को स्थिरता देने हेतु उन्होंने भारतीय राज्यों के साथ हस्तक्षेप की नीति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। वे जानते थे कि उनके आर्थिक हित वे जानते थे कि उनके आर्थिक हित भारतीय प्रांतों पर निर्भर है। अतः उनके द्वारा निश्चय किया गया कि वे राजनीतिक रूप से भारतीयों से पृथक रहेंगे। इसी नीति को सापेक्ष पृथकतावाद की नीति कहा जाता है। एक और लिखिए, घेरे की नीति। दूसरी, घेरे की नीति।
सॉरी सॉरी सॉरी, समानता की नीति, समानता की नीति। समानता की नीति। अब यहां पे देखो, समानता की नीति का समय है 1740 से 65 एडी। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या क्या हुआ इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहला है कि 1740 के बाद शक्तिशाली हो गए ब्रिटिश, हो गए। दुर्गीकरण का कार्य प्रारंभ का कार्य शुरू, और ध्यान से सुनो, किलेबंदी शुरू कर दी, दुर्गीकरण का कार्य शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला के साथ क्या अपनाई समानता की नीति। बंगाल में प्लासी का युद्ध में विजय, इसके दो कारण हुए। प्लासी के युद्ध में विजय के दो प्रभाव हुए। पहला, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गए, राजनीतिक शक्ति बन गए। और दूसरा क्या हुआ, भारतीय राज्यों के समकक्ष हो गए, भारतीय राज्यों के समकक्ष हो गए। दो बात हो गई। उसके बाद क्या लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर के युद्ध में बंगाल के दीवानी अधिकार ले लिए, बंगाल के दीवानी अधिकार ले लिए, और राजस्व वसूलने की शक्ति मिल गई, राजस्व वसूलने की शक्ति मिल गई। और राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ सिद्ध हो गए, श्रेष्ठ सिद्ध हो गए। राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ सिद्ध हो गए। यह है समानता की नीति। पहली बात देखिए, यहां पे समझिए, 1740 के बाद धीरे धीरे शक्तिशाली होंगे कि नहीं। अरे 1740 के बाद ब्रिटिश भारत में शक्तिशाली होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। दुर्गीकरण का कार्य शुरू करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, दुर्गीकरण का कार्य शुरू करेंगे। अलीवर्दी खां के काल में दुर्गीकरण का कार्य शुरू किया था कि नहीं किया था। अच्छा, फिर 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा, क्योंकि उन्होंने भी सोचा कि हम भी भारतीय राज्यों के बराबर है, जब समकक्ष है तो हम क्यों ना युद्ध और संधि लड़ ले, यानी युद्ध लड़ ले और संधि कर ले। तो कहते हैं प्लासी में विजय के उन्हें दो फायदे मिले, प्लासी में विजय के उन्हें दो फायदे मिले। पहला फायदा था कि वे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर गए, एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे हुए। और दूसरा बड़ा फायदा था, भारतीय राज्यों के समकक्ष आ गए। क्यों भाई, भारतीय राज्य भी तो संधि करते हैं, भारतीय राज्य भी तो दुर्गीकरण करते हैं, भारतीय राज्य भी तो सेना रखते हैं, भारतीय राज्य भी तो युद्ध लड़ते हैं। हम वो सब काम करेंगे युद्ध लड़ने के बाद। और पहली बार ध्यान दे, इससे पहले प्लासी के युद्ध से पहले यदि ब्रिटिशों के बारे में देखेंगे तो प्लासी के युद्ध से पहले ब्रिटिश भारत में केवल व्यापारिक शक्ति थे, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद वे राजनीतिक शक्ति बन गए। क्या बन गए, राजनीतिक शक्ति बन गए। फिर उन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा,
और बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद उन्होंने राजस्व वसूलने का अधिकार ले लिया। अब तो कोई कमी नहीं रही समानता की नीति में, क्योंकि भारतीय राज्य भी टैक्स वसूलते थे, अब उन्होंने भी वसूलना शुरू कर दिया। तो राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? और शाह आलम सेकंड को भी तो हरा दिया था उन्होंने, तो श्रेष्ठ तो सिद्ध हो ही जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? बना लिया ये? लिखे। (1740) के बाद ब्रिटिश भारत में 1740 के बाद ब्रिटिश भारत में आर्थिक रूप से शक्तिशाली होने लगे। क्योंकि वे बंगाल में 1717 से ही क्योंकि वे बंगाल में 1717 से ही दस्तक प्रणाली का प्रयोग कर रहे थे। याद आया? दस्तक प्रणाली का प्रयोग कर रहे थे। अब वे भारतीय राज्यों से समानता चाहते थे। उन्होंने कलकत्ता में दुर्गीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कलकत्ता में दुर्गीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसका विरोध करने के पश्चात बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी के युद्ध के ब्रिटिशों के लिए दो सकारात्मक प्रभाव हुए। प्लासी के युद्ध के ब्रिटिशों के लिए दो सकारात्मक प्रभाव हुए। हाइफन देके नंबर 1, ये बंगाल में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर गए। ये बंगाल में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर गए और भारतीय राज्यों के समकक्ष, और राजनीतिक रूप से ऐसे लिखो, और राजनीतिक रूप से भारतीय राज्यों के समकक्ष आ खड़े हुए। समकक्ष आ खड़े, राजनीतिक रूप से भारतीयों के समकक्ष आ खड़े हुए। (1764) में उन्होंने, अगला पॉइंट, 1764 में इन्होंने बक्सर का युद्ध जीता।
1764 में इन्होंने बक्सर का युद्ध जीता। इस युद्ध में इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को हरा दिया। इस युद्ध में इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को हरा दिया, जिससे ये भारत में राजनीतिक रूप से सबसे शक्तिशाली हो गए। इलाहाबाद की संधि से, नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद की संधि से इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, इलाहाबाद की संधि से इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार या राजस्व वसूलने का अधिकार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार या राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। अर्थात ये अब युद्ध लड़ने, संधि करने, युद्ध लड़ने, संधि करने और राजस्व वसूलने में भारतीय राज्यों के समकक्ष, भारतीय राज्यों के समकक्ष आ गए, समकक्ष हो गए। इसी नीति को समानता की नीति, इसी नीति को समानता की नीति कहा गया। इसी नीति को समानता की नीति कहा गया। समझ में आया हो तो बोलो हाँ। दो नीतियां शहीद कर दी हमने, है ना। और एक बात बताओ, हस्तक्षेप की नीति में तो हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी पृथकतावाद की नीति अपनाई, और समानता की नीति में समान बन गए। कौन? ब्रिटिश। अरे 1740 के बाद शक्तिशाली बने कि नहीं बने? दुर्गीकरण शुरू किया कि नहीं किया? बंगाल में प्लासी के युद्ध के में विजय मिली कि नहीं मिली? और उससे कितने फायदे हुए? दो बड़े फायदे हुए। पहला, राजनीतिक शक्ति बन गए और भारतीय राज्यों से समानता सिद्ध हो गई। बक्सर का युद्ध लड़ा, शाह आलम सेकंड को हराया, राजनीतिक श्रेष्ठ हुए, राजस्व का अधिकार मिला। अब तो ये तीनों काम कर सकते हैं। भारतीय राज्य इनसे क्या करते हैं? भारतीय राजा क्या जो है मोहिनीअट्टम करते हैं या कथकली करते हैं? भारतीय राज्य युद्ध करते हैं, संधि करते हैं और राजस्व वसूलते हैं। इन्होंने कहा हम भी ये तीनों काम करेंगे, तो भारतीय राज्यों से समान हो गए कि नहीं हो गए? और इसी नीति को क्या कहा गया? क्या कहा गया? समानता की नीति। हेडिंग लगाओ, घेरे की नीति। घेरे की नीति।
घेरे की नीति। अब यहां पर यह वाला नहीं है। अच्छा, घेरे की नीति हेडिंग लगाएंगे, कौन सी नीति हेडिंग लगाएंगे? घेरे की नीति। पहले बताओ घेरे की नीति का सही समय क्या है? 1765 से 95 AD। अच्छा देखो, उत्तर भारत में राजनीतिक शक्ति बन गए कि नहीं बन गए? उत्तर भारत में राजनीतिक शक्ति बन गए। अब दक्षिण भारत में क्या करेंगे? हस्तक्षेप। दक्षिण भारत में विस्तार, दक्षिण भारत में विस्तार का प्रयास किया। लेकिन इस काल में दक्षिण भारत में कितने राज्य थे? 3 राज्य। कितने राज्य थे? 3। पहला मराठा, दूसरा मैसूर, और तीसरा हैदराबाद। ध्यान से सुनो, यदि मैसूर सबसे बड़ा खतरा है कि नहीं है? खतरे तो सारे हैं, लेकिन मैसूर है कि नहीं? और मैसूर को हराने के लिए यदि मराठा और हैदराबाद को साथ ले लिया जाए तो किसको हरा देंगे मिलकर? मैसूर को हरा देंगे। यानी इस नीति के द्वारा एक ऐसा बफर जोन करना उनका मंतव्य था जिसमें वे एक पर्टिकुलर राज्य को पराजित कर दे, जैसे यहां पर मैसूर का उदाहरण। यानी घेरा बनाया उन्होंने किसके साथ मिलकर? 2 राज्यों के साथ, और मैसूर को हरा दिया। इसको क्या कहा गया? घेरे की नीति। सुनो ध्यान से, यह सहायक संधि की पूर्वगामी थी। सहायक संधि की पूर्वगामी थी। और बाद में घेरे की नीति को ही लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि में बदल दिया। उसमें कुछ और क्लॉज जोड़ दिए, कुछ और प्रावधान जोड़ दिए, और इसको सहायक संधि कहा जाने लगा। अब ध्यान से सुनो। अच्छा, ये क्यों लाई गई? क्यों? तो इसके लिए सीधा सा उत्तर है साम्राज्य विस्तार के लिए। किसके लिए? साम्राज्य विस्तार हेतु। लेकिन कहा क्या गया? कहा क्या गया कि भारतीय राज्यों की सुरक्षा के लिए है। ये इसके लिए है, भारतीय राज्यों की सुरक्षा के लिए। और भारतीय राज्य थे मूर्ख। क्या थे? आपस में लड़ रहे थे और खुश हो रहे थे। वाह, अच्छा, ब्रिटिश हमारी सहायता कर रहे हैं मैसूर के खिलाफ, और मैसूर हमें हाथ लग जाएगा। लेकिन बाद में किसकी बारी आ गई? मराठों की भी और निजाम की भी। सबकी बारी आई कि नहीं आई? हाँ? तो ब्रिटिशों ने कहा कि देखो भाई, एक एक करके सबको धाराशायी करेंगे, लेकिन करेंगे किससे? नीतियों के साथ, सिस्टमेटिक वे में करेंगे। अरे मस्तिष्क ना होता तो क्या सारे भारत पर शासन कर लेते? दिमाग से खेल रहे थे, दिमाग से। तभी तो 100 से ज्यादा देश कॉलोनी थे ब्रिटिश के। एक बात। दूसरी बात, और ब्रिटिश को यदि तुम्हें मैप पर ढूंढना पड़े तो मशक्कत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ता है। और भारत देख लो कितना बड़ा राष्ट्र है, और ढूंढना नहीं पड़ता, अलग से ही दिखाई देता है कि नहीं? और मुट्ठी भर ब्रिटिशों ने पूरे भारत को जीता, तो उन्होंने सोचो कितना दिमाग का यूज किया होगा। ये सब नीतियां तुम्हें उनके दिमाग को नहीं बता रही है,
तुम्हें उनके मस्तिष्क को नहीं बता रही है। तभी तो कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। इसका मतलब समझे, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर और पृथ्वी का जो है घूमना, जिससे सूर्य और सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त होना, कहते हैं कभी भी उनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। इसका मतलब था कि इतना बड़ा राज्य था ब्रिटिश का, ये सब उनके मस्तिष्क से। अब देखते रहो, घेरे की नीति के बाद सहायक संधि, सहायक संधि के बाद क्या लाएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और पूरे भारत का अधिग्रहण कर लेंगे, और उधर आर्थिक नीतियां लेकर आएंगे। आर्थिक नीतियां भी समय समय पर बदल देंगे, और 26% आपकी इकोनॉमी को 4% पर ले आएंगे। बात समझ पा रहे हो? घेरे की नीति लिखें? चलिए लिखे फिर। घेरे की नीति 1765 तक, पहला पॉइंट, 1765 तक आते आते 1765 तक आते आते उत्तर भारत में ब्रिटिश राजनीतिक रूप से तक आते आते ब्रिटिश उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली हो गए। और इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति में, और इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ किया। भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक घेरे की नीति, भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स ने घेरे की नीति प्रारंभ की। प्रारंभ में तो घेरे की नीति, शुरू में तो घेरे की नीति शुरू में तो घेरे की नीति भारतीय राज्यों की सुरक्षा के लिए बताई गई। भारतीय राज्यों की सुरक्षा के लिए बताई गई। परंतु वास्तव में यह एक ऐसा बफर जोन तैयार करती थी परंतु वास्तव में यह एक ऐसा बफर जोन प्रदान तैयार करती थी जो जिसमें दो राज्यों को साथ मिलाकर तीसरे राज्य को हराया जाता था। तीसरे राज्य को हराया जाता था।
दक्षिण में इस नीति का उपयोग दक्षिण में इस नीति का उपयोग मैसूर को जीतने में किया गया। यहां मराठों और निजाम को साथ मिलाकर मैसूर को पराजित किया गया। इस नीति के पीछे ब्रिटिश मंतव्य मंतव्य मतलब ब्रिटिशों की इच्छा है ना। ब्रिटिश का मंतव्य भारत में साम्राज्य विस्तार करना था। साम्राज्य विस्तार करना था। क्या करना था? साम्राज्य विस्तार करना था कि नहीं था? लिखिए, यह संधि या यह नीति सहायक संधि की पूर्वगामी मानी जाती है। यह संधि सहायक संधि की पूर्वगामी मानी जाती है। मानी जाती है। अब देखो यहां पर, अब दूसरी कौन सी आ गई? सहायक संधि। क्या आ गई? सहायक संधि। यह है सब्सिडरी अलायंस। क्या कहते हैं इसको? सहायक संधि। यह है सबसे महत्वपूर्ण संधि ब्रिटिशों की भारत में। सबसे महत्वपूर्ण संधि ब्रिटिशों की भारत में कौन सी है? सहायक संधि। सहायक संधि शुरू किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। सही समय 1798 में। लेकिन एक बात बताइए कि वास्तव में इस संधि को शुरू क्यों किया गया था? देखिए, मान लो यह है सहायक संधि और इसका समय है 1798 से 1848, जब तक कि डलहौजी नहीं आया और जब तक कि उसने राज्य हड़प की नीति लागू नहीं कर दी। देखिए, सहायक संधि, पहली बात मैंने अभी बताया था, प्रारंभ की वेलेजली ने। क्यों? नंबर 1, भारतीय राज्यों पर नियंत्रण के लिए। क्या चाहते थे? भारतीय राज्यों पर नियंत्रण चाहते थे। और दूसरा, नेपोलियन बोनापार्ट को, नेपोलियन कौन है? फ्रांस का राजा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन
फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का अगला शासक बना था। कहते हैं देखते ही देखते वह डिक्टेटर हो गया था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इस समय भारत आना चाहता था। वह मिस्र जीत चुका था और मिस्र से वह सीधा कहां आना चाहता था? भारत आना चाहता था। तो नेपोलियन को रोकने हेतु, क्या करने हेतु? नेपोलियन को रोकने हेतु सहायक संधि की शुरुआत की गई। अर्थ क्या है सहायक संधि का? एक ऐसी संधि जिसके माध्यम से ब्रिटिशों को अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों को अपने अधीन लाया गया। अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों को अपने अधीन लाया गया। भारतीय राज्यों को अपने अधीन लाया गया। यही तो थी सहायक संधि। अब ध्यान से सुनो। संबंधित राज्य की जिसके साथ सहायक संधि हो रही है उसकी संप्रभुता समाप्त। संप्रभुता क्या हो जाती थी? समाप्त। इसी को क्या कहा गया? सहायक संधि। थोड़ा कंसेप्चुअल है, समझ पा रहे हो? इसी को क्या कहा गया? सहायक संधि। समझ में आया हो तो बोलो हाँ। अब देखो, प्रारंभ किसने किया? क्यों? भारतीय राज्यों पर और नेपोलियन बोनापार्टा को रोकने के लिए। अब नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र पहुंच चुका था और मैसूर का राजा टीपू सुल्तान, नाम सुना है? टीपू सुल्तान ने नेपोलियन के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर दिया था। अतः वेलेजली को लगा कि यदि यहां भारतीय राज्य वास्तव में नेपोलियन बोनापार्ट को प्रश्रय देंगे तो वह नेपोलियन भारत भी आ जाएगा और फिर समस्या हो जाएगी ब्रिटिश राज्य को। तो इसलिए उसे रोका जाए। अब रोका गया तो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों के अधीन और संबंधित राज्य की संप्रभुता इससे क्या हो जाती थी? खत्म। अच्छा, मेन मोटिव क्या था? संप्रभुता खत्म करना ही तो था। मेन मोटिव क्या था? संप्रभुता खत्म करना था। लिखो, समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? अभी इसकी विशेषताएं भी हम आपको बताएंगे। देखिए, इस या सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1798 में प्रारंभ किया गया था। 1798 में प्रारंभ किया गया था। वेलेजली ने वास्तव में नेपोलियन बोनापार्ट को रोकने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट को भारत आने से रोकने के लिए इस संधि को अपनाया था।
इस संधि के मुख्य उद्देश्य थे। इस संधि के मुख्य उद्देश्य थे, हाइफन देके नंबर 1, भारतीय राज्यों पर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करना। नंबर 2, नेपोलियन जो कि मिस्र जीत चुका था, नेपोलियन जो कि मिस्र जीत चुका था, उसे भारत आने से रोकना या उसके भारत में प्रवेश से रोकना, उसके भारत में प्रवेश को रोकना। इस संधि के द्वारा संबंधित राज्य की इस संधि के द्वारा संबंधित राज्य की संप्रभुता समाप्त हो जाती थी। संप्रभुता समाप्त हो जाती थी। संप्रभुता समाप्त हो जाती थी। अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इस नीति को लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए बताया, सब बता दिया। सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं समझनी है हमें। सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं वास्तव में है क्या, ध्यान से सुनो। पहला, संबंधित राज्य के साथ, नहीं बेटा लिखना नहीं है, संबंधित राज्य के साथ संधि सिग्नेचर होते ही उसके बाह्य और आंतरिक संबंधों पर, यानी यदि मान लो बंगाल मराठों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहे तो वह अपने मन से नहीं कर सकता। यदि उदाहरण के तौर पर बंगाल या निजाम मराठों से संधि करना चाहे नहीं कर सकता, युद्ध करना चाहे नहीं कर सकता, व्यापारिक संबंध बनाना चाहे नहीं बना सकता, किसी को अपने राज्य में बुलाना चाहे नहीं बुला सकता। एक ब्रिटिश सेना संबंधित राज्य के खर्च पर उस राज्य में ही क्या कर देना, स्थापित कर देना। निजाम के साथ सहायक संधि की, इसका मतलब निजाम के राज्य में अपनी सेना, ब्रिटिश सेना क्या कर दी, स्थित कर दी, और उसका खर्च कौन भरेगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में रहेगा। जैसा पंजाब में छोड़ दिया था, याद है, एक ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में रहेगा और दरबार की सारी घटनाएं आला कमान तक पहुंचाएगा। यस और नो। और उत्तराधिकार से संबंधित कार्यों में यदि कोई राजा हैदराबाद का निजाम के साथ मान लो सहायक संधि हो गई, उदाहरण दे रहे हैं, और वह अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहे तो पहले ब्रिटिशों से पूछना पड़ेगा किसको बैठाए,
समझे हो तो बोलो हाँ। कंपनी की सेना की एक टुकड़ी संबंधित राज्य में रहेगी। इस सैन्य टुकड़ी का संपूर्ण व्यय कौन संभाल भरेगा? बिल्कुल। संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त होगा और इस नीति के अनुसार कंपनी संबंधित राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी करते थे। मानेंगे? संबंधित राज्य के लिए अनिवार्य था कि वह यूरोपीय कर्मचारियों को नियुक्त करे अपने राज्य में। यह भी अनिवार्य था। और एक रेजिडेंट। अच्छा, इसके बदले भाई ब्रिटिश क्या देंगे? एक आश्वासन, मराठे तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, मैसूर तुम्हें नहीं छेड़ेगा। निजाम का उदाहरण दे रहे हैं हम लोग। मराठे तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, यह हमारी गारंटी है। बस तुम हमारे मातहत हो जाओ, अप्रत्यक्ष रूप से तुम पर नियंत्रण कायम हो जाए। बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। लिखो। सहायक संधि को थोड़ा सा, सहायक संधि की विशेषताएं लिखनी है ना। सहायक संधि की विशेषताएं लिखवाने के बाद छोड़ देंगे, ठीक है। टॉपिक में बहुत मजा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? और इस टाइम पर तो यदि तुम्हें 1 घंटा और बैठाए हम तो तुम बैठ जाओगे। अच्छा, एक बात बताओ, कितने लोग बैठ जाएंगे? देखो, पूरी क्लास बैठ जाएगी। आज हम पूछेंगे नहीं कि कौन नहीं बैठेगा। लाभ वाली, ब्रिटिशों से इतना तो सीखो, लाभ वाली बात करो, है कि नहीं? लिखो बच्चों, विशेषताएं लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। लिखो, सहायक संधि की विशेषताएं। लिख लिया अनिंग? पहली विशेषता लिखो। पहली विशेषता, संबंधित राज्य अर्थात जिससे सहायक संधि हुई है। बार बार संबंधित राज्य बुलाएंगे ना बच्चों, तो यहां पर लिखवा दिया कि कौन है संबंधित राज्य, अर्थात जिससे सहायक संधि हुई है। के बाह्य मामलों में, बाह्य और आंतरिक मामलों में ब्रिटिशों का हस्तक्षेप होगा। ब्रिटिशों का हस्तक्षेप होगा। नंबर 2, संबंधित राज्य, संबंधित राज्य युद्ध संधि, संबंधित राज्य किसी अन्य राज्य से, कोई बात नहीं, संबंधित राज्य युद्ध संधि या व्यापार ब्रिटिश अनुमति के बिना नहीं कर सकता था। ब्रिटिश अनुमति के बिना नहीं कर सकता था। तीसरा, ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी संबंधित राज्य में प्रवास करेगी।
प्रवास करेगी और इसका खर्च भी संबंधित राज्य ही वहन करेगा। और इसका खर्च भी संबंधित राज्य ही वहन करेगा। चौथा, संबंधित राज्य के दरबार में एक रेजिडेंट नियुक्त, एक ब्रिटिश रेजिडेंट लिखो बच्चों, एक ब्रिटिश रेजिडेंट ब्रैकेट में कर लो, ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। संबंधित राज्यों के लिए यह अनिवार्य होगा। नेक्स्ट, संबंधित राज्यों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे यूरोपीय अधिकारियों को, वे यूरोपीय कर्मचारियों को या अधिकारियों को नियुक्त करे। और इससे पता है बच्चों क्या दिक्कत होती थी, इसको समझो। जैसे मान लो हैदराबाद है, हैदराबाद का उदाहरण ले रहे हैं हम। जैसे मान लो हैदराबाद है, हैदराबाद में ध्यान से सुनो, निजाम है, निजाम ने यूरोपीय कर्मचारियों को नियुक्त किया। इनकी सैलरी क्या होती थी? बहुत ज्यादा होती थी, वेतन ज्यादा, वेतन ज्यादा, और ऊपर से निजाम का विलासितापूर्ण जीवन, विलासितापूर्ण जीवन, और विलासितापूर्ण जीवन जीने और इनकी तनख्वाह देने में और ब्रिटिश सेना का रखरखाव करने में ये भाई साहब गरीब हो जाते थे। कौन? संबंधित राज्य। और इनके जो खुद के भारतीय कर्मचारी थे उन्हें वेतन नहीं मिलता था 4-4, 5-5, 6-6 महीने। तो वे सेना में अनुशासन ला पाएंगे कभी? अरे ला पाएंगे कि नहीं? तभी तो भारतीय भूखे मरने लगे तो उन्होंने ब्रिटिश सेना को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? ब्रिटिश सेना को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां ज्यादा अनुशासन था। ध्यान से सुन लो, वहां ज्यादा अनुशासन था और समय पर वेतन, समय पर वेतन। लास्ट पॉइंट लिखो, अरे लिख लो। देखिए, इस संधि के द्वारा कंपनी के अधिकारी या कंपनी, बस के सिर्फ कंपनी, उत्तराधिकार के संबंध में भी हस्तक्षेप कर सकती थी। सहायक संधि के बदले में, सहायक संधि के बदले में ब्रिटिश संबंधित राज्यों को सुरक्षा का, संबंधित राज्यों को अन्य राज्यों से, संबंधित राज्य को अन्य राज्यों से सुरक्षा का वचन देती थी।
पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन। इससे कंपनी को, इस संधि से कंपनी को यह लाभ हुआ कि भारतीय राज्यों पर उसने, यह लाभ हुआ कि भारतीय राज्यों पर उसने अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।